हेलो स्टूडेंट्स, हैरेड डॉमर विकास मॉडल को आगे बढ़ाते हुए आज हम हैरेड ने अपने विकास मॉडल में जिन 3 प्रकार की विकास की दरों का प्रयोग किया था उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहली है वास्तविक विकास दर जी, दूसरी है वांछित विकास दर GW और तीसरी है स्वाभाविक विकास दर जिसे हम GN कहते हैं। वास्तविक विकास दर, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक विकास दर को वास्तविक बचत की दर और वर्तमान पूंजी उत्पत्ति अनुपात की सहायता से परिभाषित करती है। इसको इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, G इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन के ब्रैकेट मल्टीप्लाइड विद डेल्टा के अपॉन वाई। यहाँ पर G वास्तविक विकास की दर है, वाई आमदनी, डेल्टा के पूंजी में वृद्धि दर तथा डेल्टा वाई आमदनी में वृद्धि की दर है। पूंजी उत्पत्ति अनुपात डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई को C से सूचित कर सकते हैं, जिससे G इज इक्वल टू 1 अपॉन C ब्रैकेट 1 अपॉन वाई होगा। इस प्रकार से डेल्टा के इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वास्तविक निवेश है। आई अपॉन सी ब्रैकेट एस अपॉन वाई, चूंकि वास्तविक निवेश आई, वास्तविक बचत एस, तो जी इज इक्वल टू एस अपॉन सी, और क्योंकि एस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई राष्ट्रीय आय में बचत का अनुपात है, तो इस प्रकार से जी एस अपॉन सी होगा। यह हमारी पहली समीकरण होगी। अर्थात वास्तविक विकास की दर बचत की दर में सीमांत पूंजी उत्पत्ति अनुपात ICOR का भाग देने से प्राप्त परिणामों के बराबर होती है। इस समीकरण में वास्तविक निवेश सदैव वास्तविक बचत के बराबर होता है। इसमें विकास की दर को प्रभावित करने वाले 2 तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसमें एक तो बचत की वास्तविक दर और दूसरा सीमांत पूंजी उत्पत्ति अनुपात है। उपरोक्त समीकरण के आधार पर हैरेड ने विकास की वांछित दर का समीकरण तैयार किया है। दूसरा है विकास की वांछित दर। विकास की वांछित दर उद्यमकर्ता के संतुलन को स्पष्ट करती है। इसका सूत्र होता है GW इज इक्वल टू SD अपॉन CR। SD आय का वह अनुपात होता है जो वांछित बचत के का आमदनी से अनुपात दर्शाता है। इसे बचत की सीमांत प्रवृत्ति भी कहते हैं। वांछित बचत को प्रत्याशित बचत या नियोजित बचत या प्लान्ड सेविंग भी कह सकते हैं। CR आवश्यक या वांछित सीमांत पूंजी उत्पत्ति अनुपात होता है जो टेक्नोलॉजी द्वारा निर्धारित अधिकतम या अनुकूलतम मूल्य होता है। इसे त्वरक भी कहा जाता है। विकास की वांछित दर लोगों के द्वारा की जाने वाली बचत और उत्पादकों के द्वारा अतिरिक्त पूंजीगत माल के लिए आवश्यक राशि जो वर्तमान उत्पादन के विस्तार के लिए जरूरी होती है के बीच संतुलन स्थापित करती है। इस प्रकार विकास की वांछित दर बचतकर्ताओं व उत्पादकों दोनों के लिए आवश्यकताओं पर एक सामंजस्य स्थापित करती है और इस दर को प्राप्त कर लेने पर यह आगे भी जारी रखी जा सकती है। चालू निवेश से सृजित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग हो पाता है और उत्पादकों को अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हो जाते हैं। इसी वजह से हैरेड ने कहा कि यह उद्यमकर्ताओं के लिए संतुलन की शर्त पूरी करती है। विकास की वांछित दर GW इज इक्वल टू बचत की सीमांत प्रवृत्ति अपॉन त्वरक SD अपॉन CR और S अपॉन अल्फा होता है, और यहाँ पर CR को अल्फा से सूचित किया गया है। कीन्स के संतुलन राष्ट्रीय आय की शर्त होती है S इज इक्वल टू आई, S इज इक्वल टू SY, अर्थात बचत की मात्रा आय की मात्रा पर निर्भर होती है और S बचत की सीमांत और औसत प्रवृत्ति को सूचित करती है। I इज इक्वल टू अल्फा ब्रैकेट YT माइनस YT माइनस 1, और I यहाँ पर प्रेरित निवेश, YT T अवधि में आमदनी, YT माइनस 1 इसकी पहली अवधि में आमदनी, अल्फा त्वरक सीमांत पूंजी उत्पत्ति अनुपात का सूचक
है। और इस प्रकार से GW इज इक्वल टू बचत की सीमांत प्रवृत्ति अपॉन त्वरक होती है। यह स्पष्ट है कि विकास की वास्तविक दर में वास्तविक बचत की दर को वास्तविक सीमांत पूंजी उत्पत्ति के अनुपात के रूप में लिया जाता है, जबकि GW में वांछित बचत की दर को वांछित सीमांत पूंजी उत्पत्ति अनुपात के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार G में वास्तविक स्थिति ली जाती है और GW में वांछित या प्रत्याशित स्थिति ली जाती है। विकास की स्वाभाविक दर। विकास की स्वाभाविक दर अर्थव्यवस्था के विकास की संभाव्यता को दर्शाती है। यह विकास की उस अधिकतम दर को दर्शाती है जो दीर्घकाल में प्राप्त की जा सकती है। GN पर दो तत्वों का प्रभाव पड़ता है। विकास की स्वाभाविक दर को हम GN भी कहते हैं। कार्यशील जनसंख्या की वृद्धि दर जो N से सूचित की जाती है और तकनीकी प्रगति की दर जो R से सूचित की जाती है। विकास की स्वाभाविक दर का मूलभूत समीकरण होगा GN इज इक्वल टू N+R। कार्यशील जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर और श्रम की भागीदारी के अनुपात से निर्धारित होती है। यदि किसी देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक हो जाती है और साथ में कार्यशील जनसंख्या का कुल जनसंख्या में अनुपात बढ़ जाता है तो उसमें कार्यशील जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची हो जाएगी। लेकिन व्यवहार में ज़्यादातर यही पाया गया है कि कार्यशील जनसंख्या का कुल जनसंख्या में अनुपात ज़्यादा नहीं बदलता है, इसलिए कार्यशील जनसंख्या की वृद्धि दर पर जनसंख्या की वृद्धि दर का ही विशेष प्रभाव पड़ा करता है। इसलिए हैरड ने N को बाह्य तत्व से निर्धारित होने वाला माना है। तकनीकी प्रगति की दर भी विज्ञान के आविष्कारों से प्रभावित होने के कारण ज़्यादातर बाह्य तत्वों से प्रभावित मानी जाती है। विकास की स्वाभाविक दर श्रम के पूर्ण रोजगार की स्थिति को सूचित करती है। यह अधिकतम उत्पत्ति व अधिकतम रोजगार दोनों की द्योतक होती है। हैरड के मॉडल से विकास की स्थिर अवस्था की एक महत्वपूर्ण शर्त प्राप्त होती है, जिसमें उसके द्वारा वर्णित विकास की तीनों दरें एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, अर्थात G इज इक्वल टू GW इज इक्वल टू GN हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि GW के द्वारा उत्पाद उद्यमकर्ता का संतुलन प्राप्त हो जाता है और इस विकास की दर में पूंजी का उपयोग पूरा हो जाता है। इसी प्रकार GN के द्वारा श्रम को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाता है और विकास की वास्तविक दर भी G भी इन दोनों के बराबर हो जाती है। इस प्रकार विकास की स्थिर अवस्था में ये तीनों दरें परस्पर समान हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में S/C इज इक्वल टू SD/CR इज इक्वल टू NR की स्थिति को विकास की स्थिर अवधारणा कह सकते हैं। लेकिन हैरड ने माना है कि G इज इक्वल टू GW इज इक्वल टू GN की दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार के संतुलन की दशा एक किस्म के चाकू के धार के संतुलन की दशा होती है। व्यवहार में G और GW में अंतर पाया जाता है तथा GW और GN में भी अंतर पाया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में अस्थिरता की दशा उत्पन्न हो जाती है। जब G इज़ ग्रेटर देन GW तो उसके क्या प्रभाव होंगे? व्यवहार में विकास की वास्तविक दर विकास की वांछित दर से भिन्न होती है, क्योंकि उद्यमकर्ताओं के उत्पादन संबंधी निर्णय उनके आशाओं के अनुरूप नहीं निकलते। वास्तविक स्थिति उनकी प्रत्याशाओं से भिन्न निकलती है। इसलिए प्रायः विकास की वास्तविक दर विकास की वांछित दर से कभी ज़्यादा तो कभी कम निकलती है और अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव पड़ते हैं। जब बचत की वास्तविक दर बचत की वांछित दर से ऊंची रहे अथवा पूर्ण वर्णित निशानों के अनुसार S इज इक्वल टू SD हो अथवा वास्तविक सीमांत पूंजी उत्पत्ति अनुपात वांछित या जरूरी सीमांत पूंजी उत्पत्ति अनुपात से कम यानी C इज लेस देन CR हो तो ऐसा हो सकता है। इन दोनों दशाओं में उत्पादन के लिए दिए गए आदेश ज़्यादा होने से विकास की वास्तविक दर ज़्यादा निकलेगी। S इज इक्वल टू SD होने से वास्तविक निवेश की दर वांछित निवेश की दर से अधिक निकलेगी, जिससे उत्पत्ति बढ़ेगी। इस प्रकार वास्तविक ICOR के जरूरी या वांछित ICOR के कम रहने पर उद्यमकर्ता उत्पादन के लिए ज़्यादा ऑर्डर देंगे ताकि उत्पादित माल ज़्यादा उत्पादित हो सके।
इस प्रकार दोनों दशाओं में विकास की वास्तविक दर विकास की वांछित दर से अधिक निकलेगी। तो हेरेट-डॉमर मॉडल की विशेषता यह है कि हेरेट का ये कहना सही है कि दीर्घकाल में विकास की तीनों दरों में समानता का पाया जाना एक इत्तेफाक की या करामात की बात होती है। हेरेट का कहना है कि जब विकास की वांछित दर विकास की स्वाभाविक दर से अधिक निकले, यानी GN इज लेस देन GW, अर्थात विकास की स्वाभाविक दर विकास की वांछित दर से कम निकले, तो अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन मंदी की दशा होगी, अर्थात वास्तविक आय की दर धीमी रहेगी, अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं हो सकेगा, पूंजी और श्रम कुछ सीमा तक अप्रयुक्त रह जाएंगे। और हेरेट का कहना था कि अगर G इज लेस देन GW के होने पर माल का वास्तविक उत्पादन वांछित उत्पादन से कम होगा, क्योंकि वास्तविक निवेश की दर वांछित निवेश की दर से कम रहेगी और वास्तविक ICOR वांछित ICOR से अधिक रहेगा। तो इस प्रकार से आज हमने हेरेट मॉडल के जो 3 जो विकास की दरें हैं उनका अर्थ समझा। थैंक यू वेरी मच।